आदम को जन्नत से क्यों निकाल दिया गया था? एडम और ईव की जो कहानी है, क्यों निकाल के फेंक दिया गया आपको जन्नत से? क्योंकि एक फल खा लिया था, द फ्रूट ऑफ नॉलेज। तो जो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेता है उसको एक्साइल में भेज दिया जाता है कि भाई ये तो बात करने लगा, ये तो सवाल पूछेगा क्योंकि इसको कुछ पता चल गया है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है। मैंने जो इतिहास पढ़ा है उस इतिहास पे मुझे कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि हम तो विश्वास में पढ़ते हैं कि जो किताबें हमारे सामने रखी हैं ये क्यूरेट की गई हैं, इन किताबों को कई लेवल से गुजारा गया है तब हमारे पास पहुंची हैं, और ये किताबें राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगी। लेकिन आप पलट के देखते हैं तो आपको लगता है एजेंडा निर्माण हुआ है, बस कोई राष्ट्र निर्माण हुआ नहीं इन किताबों के जरिए। अब ये कौन सा इतिहास पढ़ा है जहां मुगलों ने राष्ट्र निर्माण किया? ये लोग राष्ट्र निर्माण करने आए थे। अब आप एक मामूली सी बात समझें कि जब कोई मंगोल से चल के यहां आता है, या हूण आते हैं, या मंगोली आते हैं, या अफगान आते हैं, तुर्क आते हैं, तैमूर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जब वो यहां आते हैं तो क्या सोच के आए थे कि यार वाह बड़ा प्यारा मुल्क है, इसको हम जाके और प्यारा बनाएंगे, यहां हम कुछ ऐसा कल्चर डाल देंगे और इनको म्यूजिक सिखाएंगे। इनको इतनी बेसिक बात तो हमको भी समझ में आती है कि आप हमें लूटने आए थे। हम सोने की चिड़िया थे, हमारी जो चमक थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। सिकंदर से लेके 12वीं सदी से आप अगर देखना शुरू करें तो इतने हमले हम पे बार बार होते रहे। ये हमले इसलिए थे क्योंकि हम रिच थे, कल्चरली रिच थे, मॉरली रिच थे, एथिकली रिच थे, और हम पैसे से भी बहुत रिच थे। आप हमें लूटने आए। अब आप जब यहां आए तो आपको लगा यार मैं जिस घर से आया हूं, मैं अगर ये सब लूट लाट के वहां ले भी जाऊंगा तो कितना ले जाऊंगा, अच्छा है कि यहीं बस जाओ। और आज मेरे जो सो कॉल्ड लिबरल दोस्त हैं, मुझे ये वाला आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आता। मैं समझने की कोशिश करता हूं क्योंकि समझदार लोग हैं ये जो ऐसी दलील दे रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इनसे समझना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे घर में आया और उसने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, मेरे घर में रहने लगा, मेरे घर की नेम प्लेट हटा के अपने घर की नेम प्लेट लगा दी, और मैं जाके उसकी इज्जत में रोज आदाब बजाऊं कि हुजूर आपने तो बड़ा अच्छा किया, आप आ गए, आप मेरे घर में रहने लगे, आप तो रहें यहीं। जब मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं पहले आपको बाहर निकालूंगा अपने घर से। और बाहर निकालने का मतलब कि मैं बाबर की बात कर रहा हूं, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हमारे अपने हैं, ये थोड़ी पराए हैं कि इनको बाहर निकाला जाएगा। ये एकदम अपने हैं, नितांत अपने हैं, जितने अपने होने चाहिए उतने अपने हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये चिढ़ते हैं इस बात से कि आपने बाबर के खिलाफ कैसे बोल दिया, अकबर के खिलाफ कैसे बोल दिया। तो मनोज जी, मैं आपसे पूछूंगी, महाराणा प्रताप पर आपने कविता पाठ किया है, हल्दी घाटी आपकी जुबान पर होता है हमेशा, आपने अब भी जिक्र किया था। आपको क्या लगता है कि इस देश के शौर्य आइकॉन्स में महाराणा, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, सुहेलदेव जैसे प्रतापी होने चाहिए, ना कि अकबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, जिन पर रोज रोज लड़ाई होती? यही तो दुर्भाग्य है, और कितना लंबा दुर्भाग्य खींच गया हमारा। आप अगर हम बैठ के यहाँ वीर सावरकर, महाराजा हमीर सिंह, छत्रसाल, मैं और आप बैठ के इस पे अगर हमें बात करनी पड़ रही है ना, तो ये अफसोस की बात है। इस पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें तो हैं, ये दिन है, इस वक्त शाम के एक खास वक्त हो रहा है, अंधेरा है, उजाला है, लाइट जल रही है, ये तो बेसिक चीजें हैं, इन पे क्या बात करनी। तो ये हमारे हीरोज हैं, हमारे हीरोज बिरसा मुंडा हैं, हमारे हीरो सावरकर हैं, हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं, हमारे हीरो महाराजा हमीर सिंह हैं, हमारे हीरोज बप्पा रावल हमारे हीरो हैं। इनको हीरो बताने के लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। मुझे लगता है जितनी जल्दी भारत का भाग्य जाग जाए और जितनी जल्दी हम ये मान लें कि हमारे आदर्श कौन थे, हमारे रोल मॉडल्स कौन थे, उतनी जल्दी हमारा कुछ उत्थान होना शुरू हो जाएगा। हम ऐसे बैठ के ना और गलत नायकों के दम पे विश्वगुरु नहीं बन सकते। आपको लगता है कि धर्म देखकर अब तक हीरो डिसाइड हो रहे थे? टोटली कंप्लीटली धर्म देख के, सत्ता देख के, वोट बैंक देख के कि कौन सा वोट बैंक है जो एक ही जगह वोट करता है। अपीजमेंट की पॉलिसी, अब क्या छुपा है इसमें? अपीजमेंट की पॉलिसी की निंदा तो पूरी दुनिया कर चुकी है हमारी। हम अपनी निंदा नहीं करेंगे, चलिए हम तो खैर, मैं तो फिर भी ले दे के कोई भी मेरे ऊपर रूल करता रहा, कोई भी शासन रहा, कोई भी गवर्नमेंट रही, पर मैं भारतवासी हूं, मैं अपनी सरकारों की निंदा में बहुत वक्त लगाता हूं। मैंने कभी ना मैं कांग्रेस की तरफ मुड़ा हूं, ना मैं उत्तर प्रदेश का हूं, वहां जो सरकारें आई हैं, मुझे लगता है ठीक है, हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी अपीजमेंट पॉलिसी पे पूरी दुनिया थूक चुकी है। तो अब आप भी मान लो कि जो था वो गलत था। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें
लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? नाम पे जाने की जगह मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं कि हमने जो कहानियां पढ़ी हैं, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्या ये इत्तेफाक है कि वो हिस्ट्री 90% हिस्ट्री बुक्स जो हमारे सिलेबस में चली हैं वो वामपंथियों की लिखी हुई हैं? अब मैं ले रहा हूं नाम। ये इत्तेफाक है? ये हिस्ट्री के साथ इस तरह का पार्शियल बिहेवियर आपको लगता है संजोग था? बस बाई चांस हो गया है, बाई चांस हो गया कि ये तो अब 90% से यही लोग। अच्छा, बाकी कोई और हिस्ट्री नहीं लिखता? ये वामपंथी इतिहासकार जिन लोगों ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में चाइना का समर्थन किया था, ये देश प्रेम का दा नहीं जानते, ये राष्ट्र प्रेम का रा नहीं जानते। तो जब ये हमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो हिस्ट्री कैसी होगी और उस हिस्ट्री को पढ़ के जो जनरेशन आगे बढ़ेगी वो कैसे निकलेगी, इस पे मैं क्या बोलूं, सब सामने है आपके।